2 दिन का कैंक्लेव राष्ट्रीय सम्मेलन भूतपूर्व सैनिकों को लेकर हुआ। जितने हमारे वेलफेयर संबंधी मुद्दे उनके ऊपर बातचीत की। 2003-4 when the NPS came into being and now after 20 years हमारे वेटरन्स हैं उनको पुरस्कृत किया गया उनके आउटस्टैंडिंग काम के लिए। वेटरन्स के लिए डिजिटल इंडिया के तहत कई ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की गई हैं जिसकी आपको जानकारी है। को बराबरी का दर्जा दिया जाए, एमएसपी में कोई भेदभाव नहीं हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। और सेना भी ये चाहती है, अफसर के लिए, एमएनएस के लिए, जेएसयू के लिए, जवान के लिए, इस पर हमारे जवानों को आपत्ति और होनी भी चाहिए। प्रीमेचर रिटायरमेंट को एक साइड आप आरोपी दे रहे, एक नहीं दे रहे। पूर्व सैनिक संघ जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, उनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जो भिंड से आते हैं। सूबेदार मेजर राकेश सिंह साहब का कल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मान किया गया। जो सेकंड इनिंग होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट ने अपनी प्रेजेंटेशन दी 1 घंटा। but all these institutes, because of a certain restriction on the empanelment of institutes, they are either in government institutes or government autonomous institutes. ECHS में आने वाली समस्याओं बजट को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। के अंदर वह डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और करेज है, वह करेज है जो किसी भी समाज को मजबूत बना सकता है। फिर डीएसपी काउंटी में बार बार बात करता हूं कि बार बार हमारे पास इस तरीके का फोन आता है। जय हिंद दोस्तों, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि 2 दिन का कैंक्लेव राष्ट्रीय सम्मेलन भूतपूर्व सैनिकों को लेकर हुआ कि आखिर भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर संबंधी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सही तरीके से लागू हों और भूतपूर्व सैनिक समाज और सेना का किस तरह सहयोग कर सकते हैं। 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन, बिल्कुल पूरी झलक दिखाऊंगा क्या क्या बातें हुई। जैसा हम सभी जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के आप जीएस ब्रांच ने एक मेमोरेंडम सरकार को जो दिया है, उसमें सबसे बड़ा एक डिस्प्यूट हुआ है कि मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। अब जब हमने 2 वीडियो बनाए तो लगातार हमारे पास इस तरीके के पॉइंट्स आ रहे हैं कि इसको बराबरी का दर्जा दिया जाए, एमएसपी में कोई भेदभाव नहीं हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। और सेना भी ये चाहती है और सैनिकों ने भी ये मेमोरेंडम दिया, चाहे अफसर है, जेएसयू जवान है, सबको समान एमएसपी होनी चाहिए। और इन्होंने जो लॉजिक दिया है इस बार 4 भागों में बांटा है, अफसर के लिए, एमएनएस के लिए, जेएसयू के लिए, जवान के लिए। इस पर हमारे जवानों को आपत्ति और होनी भी चाहिए क्योंकि ये फ्रंट लाइन वॉरियर होते हैं हमारे जवान। तो एमएसपी जवानों से शुरू होनी चाहिए, न कि अफसरों से। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और इसके साथ मैं बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरीज के लिए। इसके अंदर प्रावधान होना चाहिए कि हम नहीं चाहते हमारे भाई 2 प्रकार के हों कि प्रीमेचर रिटायरमेंट को एक साइड आप आरोपी दे रहे, एक नहीं दे रहे। अब मैं बड़े मंथन की तरफ आता हूं दोस्तों, या बने रहना हमारे साथ, एक एक वीडियो देखना होगा कि पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा कि 2 दिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक राष्ट्रीय कंक्लेव बनाया और उसके अंदर जितने हमारे वेलफेयर संबंधी मुद्दे उनके ऊपर बातचीत की। उनके सभी अधिकारियों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने उन सभी को मिलाजुला संबोधन दिया। फिर पीआईबी रिपोर्ट जारी होती है और इसके बीच में हमारे वेटरन्स हैं उनको पुरस्कृत किया गया उनके आउटस्टैंडिंग काम के लिए। और इसमें हमारे पूर्व सैनिक संघ जिला अध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाहा, उनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जो भिंड से आते हैं। उनसे मेरी बात हुई और मैं उन्हें अपने इस चैनल की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर राकेश सिंह साहब का कल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मान किया गया और आज उनका ग्वालियर में स्वागत हुआ। और साथ ही हम साहब से जानेंगे कि साहब आपको कैसा लगा और आप अपने सम्मान को पूर्व सैनिकों को कैसे क्या किस नज़र से देखते हैं? सम्मान मतलब मुझे तो सम्मान जो मिला है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं, हमारे सभी जिले के पूर्व सैनिकों को, शहीद परिवारों को और जो सेवारत सैनिक हैं, मैं कहूँगा कि इससे बड़ा गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती। जो जिला भिंड को बुला करके जिस तरीके से आमंत्रित किया और जो सम्मान, प्रशंसा पत्र एवं जो मोमेंटो एवं शॉल भेंट करके जो हमारा सम्मान किया है, हम पूरे पूर्व सैनिक संघ जिला भिंड तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। कि दूसरे सैनिकों में ये प्रेरणा जाए कि हम कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं। हम सेना से रिटायर्ड हुए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कहा हम आपके पीछे खड़े हैं, जहां आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हो, हम देश की सेवा के लिए अपने प्राण देने के लिए आज भी तैयार है। दूसरी बात, समाज में चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो,
समाज को दिशा और दशा देने के लिए सैनिक तैयार है। और इसी बात को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो कहा है वो आप सुन के गदगद हो जाओगे। उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपदा हैं, जो दशकों का अनुभव है, अच्छी लीडरशिप है, वो समाज को सुधार सकते हैं, देश को नई गति दे सकते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। यक्स सर्विसमैन को हमने हमेशा एक एसेट के रूप में देखा है, क्योंकि जब भी कोई सैनिक सर्विस से रिटायर होता है तो अपने साथ डिकेड्स का, दशकों का अनुभव लेकर वो समाज के बीच जाता है। और इसके अलावा सर्विस में रहते हुए उस जवान के अंदर कई तरह की और कैपेबिलिटी, क्षमताएं भी डेवलप होती हैं, जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, समाज के लिए बहुत ही काम की होती हैं। और उनकी एक कैपेबिलिटीज किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए किसी अमूल्य धरोहर से कॉमन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए हमारा समाज अपने वेटरन्स को एक एसेट के रूप में देखता है। हमारे वेटरन्स, मैं कह सकता हूं, वो हमारी शान है। इसके अलावा भी, जो मैं क्यों कह रहा हूं हमारी शान, आपने देखा कि आज भी किस तरीके से जिन वेटरन्स को हमने सम्मानित किया है, अपने अपने तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो भारतीय समाज एक कृतज्ञ समाज है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, यह हमारी संस्कृति के मूल में रचा बसा हुआ है। इसलिए एक समाज के रूप में भी हमारा प्रयास यही होता है कि हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ ना हो। और बार बार यहां पर भी उसकी चिंता होती रहती है। कभी कभी लोगों को लगता होगा दिल्ली में बैठे हैं लोग, मौज मस्ती ले रहे हो, कौन हमको पूछने वाला है। बार बार चिंता होती है। और सेक्रेटरी एसडब्ल्यू से भी बराबर कई बार बातें हुई जिसकी उन्होंने चर्चा भी की है। आज का एक कॉन्क्लेव भी मैं समझता हूं कि जो कुछ भी प्रयास हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन है। पेंशन संबंधी दिक्कतें हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट के अवसरों की कमी हो, इस तरह की दिक्कतें आमतौर पर आ ही जाती हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान जितना त्वरित हो सके वह उसका समाधान करें, और उनके जीवन को जितना आसान बनाया जा सकता है वो हम बनाने की कोशिश करें। साथियों, आज यहां पर ऐसे कई वेटरन्स मौजूद हैं जिन्होंने न केवल वर्दी में रहकर राष्ट्र की सेवा की, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने कर्मों से राष्ट्र सेवा का काम जारी रखा है। और आप में से कई साथियों ने एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। सर्विस से जाने के बाद आपने न केवल अपने लिए, न केवल अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाया है, बल्कि समाज के अन्य नौजवानों को भी आपने इंस्पायर किया है और इंस्पायर करते हैं। हमारे वेटरन्स ने वंस ए सोल्जर ऑलवेज सोल्जर के आदर्श को चरितार्थ किया है, यह मैं कह सकता हूं। सच बता रहा हूं, 2 दिन ये एन्क्लेव चला और इसके अंदर सबसे बड़ी बात रही कि आपका डीजीआर का, यानी जिस तरह हमारा जो सेकंड इनिंग होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट ने अपनी प्रेजेंटेशन दी 1 घंटा, और उन्होंने कहा है कि जॉब फेयर के जरिए प्राइवेट कंपनियों से और ज्यादा हम अपना मेमोरेंडम करें, हम अपना एमओयू साइन करेंगे, उनसे हम बहुत सारे प्रपोजल रखेंगे ताकि हम भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दे सकें। Goal of DGR is to assist in the resettlement of armed forces personnel by upskilling them through training, courses, and by providing employment and self-employment opportunities. Now, sir, I'll just briefly go over the activities which are carried out at DGR. First is the upskilling resettlement courses. Now, these courses are there. We can divide it into 2 parts, for the officers as well as for the JCOs, ORs, and equivalent ranks. DGR is a tri-services organization. The courses are also tri-services. They cater for all 3 services. The officer courses are mostly held in the premier institutes like IIMs. We have IIFT and FMS also in Delhi. But all these institutes, because of a certain restriction
on the empanelment of institutes. They are either in government institutes or government autonomous institutes, both for officers as well as JCOs and ORs. दूसरी बात, ईसीएचएस में आने वाली समस्याओं बजट को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, जैसे कि आप वीडियो साइड में देख सकते हो। उन्होंने कहा कि ईसीएचएस को और ज्यादा सुविधात्मक बनाया जाएगा और इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से ज्यादा उन्होंने कहा करार किए जाएंगे। The necessary changes in the app portal, the application module which is there, have been carried out. So cadets can apply for this particular scheme through that app. There have been other issues like for the since 2003-04 when the NPS came into being, and now after 20 years, a lot of persons from Coast Guard, from DGR, when they are retiring, they fall in this category. So necessary changes in the app to facilitate NPS and continuing with the authorization which was very much there for them. That is the all the facilities of the ECHS at par with the tri-services are being extended. In March 2024 and thereafter in November 2024, a total of 23 new polyclinics were sanctioned by Government of India. This slide represents, if you see the last two columns in year 2024-25, we have almost 200% increase in the type A polyclinics, which initially in 2023 was 21. Today they stand at a figure of 52. So with this 23 new polyclinics, then there have been 50 polyclinics which have been upgraded. इसके बाद माननीय और ये सारी अध्यक्षता कौन कर रहा था? डीएचडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेप्शनल वेलफेयर के जो सचिव है नितिन चंद्रा जी, वहां पर मौजूद थे राजनाथ सिंह जी, सीडीएस, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे सेना प्रमुख। और वहां पर ये जो सेमिनार होती है उसका एक एक वर्ड मैं आपके सामने रख सकता हूं। पीआईबी रिपोर्ट में आप सुन सकते हो, पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, दशकों का अनुभव है, नेतृत्व, अनुशासन और रणनीतिक सोच समाज के लिए बेहतर है। पूर्व सैनिक समाज में विश्वास, एकता, सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक आर्थिक पहलुओं में पूर्व सैनिकों की निरंतर भागीदारी पूरे समुदाय और राष्ट्र को मजबूत करने में भागीदारी कर सकती है। पूर्व सैनिकों ने न केवल वर्दी में बल्कि उस सेवानिवृत्ति के बाद भी देश की सेवा की है और कर रहे हैं। और इतना बड़ा उन्होंने जो कहा है, और साथ ही उन्होंने शुरुआत की कि आपके जितने वेलफेयर हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कैंटीन सुविधा को लेकर का, पेंशन सुविधा को लेकर का, इस स्पर्श को लेकर अपनी बातें कहीं और उनसे प्रेजेंटेशन दिलवाए कि स्पर्श में लगातार सुधार की जरूरत है। साथियों, आप सब भली भांति अवगत हैं कि जिस तरह से हमारे वेटरन्स समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उनके वेलफेयर के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और वेटरन्स के लिए डिजिटल इंडिया के तहत कई ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की गई हैं, जिसकी आपको जानकारी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से उनकी डेली लाइफ को और भी आसान बनाने का काम किया है और आगे भी किया जा रहा है, और जिसकी जानकारी सेक्रेटरी एसडब्ल्यू ने भी आपको दी है। इसके तहत कैंटीन से खरीदारी में आसानी के लिए स्मार्ट कैंटीन कार्ड या मिक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट सर्विसेज के लिए ऑनलाइन एक्सेस की शुरुआत भी इसी के साथ कर दी गई है। ये कर दिया गया है ना। और इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण स्पर्श यह पोर्टल के तहत पेंशन सिस्टम का ऑनलाइन होना, और कहीं कोई समस्या होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था भी, मैं मानता हूं कि यह भी एक इसी तरह का इनिशिएटिव है। साथियों, हमारी सरकार हर कदम पर अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे वेटरन्स के साथ खड़ी है। हम अपने सैनिकों की भलाई के लिए, अपने वेटरन्स की भलाई के लिए, उन पर निर्भर जो उनके परिवारजन हैं उनके लिए, अपनी वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम सभी इस मंच से एक बार फिर यह संकल्प लें कि हमारे वेटरन्स का वेलफेयर हमारी टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए हम हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य करेंगे।
अब सामने बात आती है, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन 4, हाँ वन रैंक वन पेंशन 4 जो आगे मिलने वाला है, कल बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं क्या वो आरओपी अब बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद नहीं होगी। वो आरओपी 4 जबरदस्त तरीके से आएगी। बस 8वें वेतन आयोग का इंतजार है कि वहां पर जो गड़बड़ी हुई है 7th पे कमीशन में, वो 8वें पे कमीशन में इधर सुधर जाती है। सैनिकों पर ध्यान दिया जाता है। जिस तरीके से इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है, लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। इस चीजों को मान लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो जितनी अनोमलीज हैं 50% अनोमली ऑलरेडी उसमें से खत्म हो जाएंगे और फिर आपको लगभग आप समझ सकते हो कि 2028-2029 में आपकी आरओपी 4 ड्यू है 1 जुलाई 2029 को। और अच्छी बात यह है कि लोकसभा चुनाव भी उसी समय होते हैं, तो सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है। और दूसरा, आपको 8वां वेतन आयोग लगभग 2028 में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आरओपी 1 में हुआ था कि आपको पहले लगभग दोनों साथ साथ हुए थे, आरओपी 1 और 7th पे कमीशन। वहां पर हमारे साथ कुछ न कुछ छल हुआ था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार में रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन का जो अधिवेशन किया पूर्व सैनिकों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां के एक एक वीडियो माननीय रक्षा मंत्री जी ने किस तरीके से वेटरन्स के लिए बात कहा है, वीर नारियों के लिए बात कहा है, हमारे त्याग और बलिदान के लिए बात कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, अब आपके ऊपर दायित्व है इस समाज को सही दिशा देने की, क्योंकि आपके पास बेहतर लीडरशिप है। बेहतर लीडरशिप है, ना ही आप नकली हीरो हो, ना ही आप नकली नेता हो। क्योंकि आजकल 2 लोगों का ज्यादा तमाशा चल रहा है, जिसमें मैं नकली हीरो यानी बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी हो, और नकली नेता जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदते रहते हैं और अपने बीवी बच्चों, अपने पूरा पैसा लूट करके अपने पूरे खानदान को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। अब इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए सैनिकों को आगे आना होगा। साथियों, आज के समय दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है और समाज जिन बदलावों के दौर से गुजर रहा है, उसको देखते हुए हमारे वेटरन्स का रोल मैं समझता हूं कि और भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने आसपास देखिए कि आजकल समाज में सामाजिक विघटन हो रहा है। कई बार हमारे कुछ युवा गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इसके अलावा नशाखोरी जैसी समस्याएं भी स्वाभाविक है, आप भी महसूस करते होंगे जहां रहते हैं कि ये जगह जगह बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि यह सब सारी सामाजिक समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के स्तर पर भी काम हो सकता है और हमारे वेटरन्स इस सामाजिक बदलाव के सूत्रधार के रूप में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और उनको इस भूमिका में उतारने में आप सभी पॉलिसी मेकर्स अपना बहुत अहम रोल भी निभा सकते हैं। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं यहां आप सबके बीच कि हम सब ने गांव में कई बार देखा है कि जब कोई मंदिर बन रहा होता है तो गांव के लोग स्वयं आकर मंदिर बनाने में जो भी योगदान कर सकते हैं योगदान करते हैं, यानी वो उनको श्रमदान कहते हैं, श्रमदान करते हैं। लोग खुद आगे आकर सेवा करते हैं, कोई पत्थर ले आता है, कोई कुदाल चलाता है, कोई पानी लाता है। और किसी पर्व त्योहार से पहले गांव के लिए जब तालाब खोदना होता है तो आपने गांवों में देखा होगा लोग फावड़े कुदाल लेकर खुद वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग जब इस तरह से जुटकर काम करते हैं तो वह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। वैसे तालाब वगैरह बनवाने का एक विकल्प तो यह भी है कि सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत मजदूरों को काम पर लगाकर तालाब खुदवा दे, यह भी एक तरीका है। लेकिन पहले तरीके यानी जन भागीदारी से केवल तालाब नहीं खोदा जाता, बल्कि उसमें समाज की आत्मा भी गढ़ी जाती है। साथियों, मंदिर और तालाब तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में, यानी प्लांटेशन के मामले में भी जागरूकता फैलाने में मैंने स्वयं देखा है, बातचीत के दौरान सुना है उनसे, अग्रणी आप में से कई लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे कई वेटरन्स इस जन भागीदारी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, मैं इतना कह सकता हूं, वहां वेटरन पहुंचते हैं और वेटरन ही पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जहां तक नशाखोरी या फिर युवाओं को गलत दिशाओं में जाने से रोकने का प्रश्न है,
तो उसमें भी सामाजिक स्तर पर हमारे वेटरन्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे वेटरन्स जब युवाओं को समझाते हुए आते हैं तो हमारे नौजवान भी उनकी बातों को अन्य लोगों की अपेक्षा काफी गंभीरता से लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे सैनिकों का देश में जो सम्मान है वह कितना ज्यादा है। समाज का हर वर्ग सैनिकों का सम्मान करता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, अपनी जिंदगी इस राष्ट्र के लिए खपाई है। आपके अंदर वह डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और करेज है, वह करेज है जो किसी भी समाज को मजबूत बना सकता है। समाज निर्माण में भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाज में रहकर मैं मानता हूं वेटरन्स केवल काम नहीं कर रहे बल्कि वे समाज को एक नई दिशा देने का भी काम कर रहे हैं और ये वही परंपरा है जिसने हमारे देश को मजबूत बनाए रखा है। बहुत ज्यादा उन्होंने संकेत दिए हैं। आप ये तो पूरा भाषण सुनोगे या उनकी पूरी बात सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं बात कहता हूं कि जहां पर हमारे पूर्व सैनिकों के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया और हमारे जिला भिंड में जरा बात करूंगा, पूर्व सैनिक संघ जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान सूबेदार मेजर कुशवाहा को पूर्व सैनिक संघ भिंड के नेतृत्व में सेवारत सैनिकों को बलिदानी परिवारों, सैनिकों और समाज कल्याण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए किया गया। हाँ, अब इसके ऊपर जरूर मैं बात करूंगा और साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। साहब के मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं और उनका स्वागत किया, अच्छी बात है। लेकिन आपको सबसे पहले यदि आपके पास संगठन है तो आप कम से कम अपने पास जितने सैनिक हैं और आसपास हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया हो। यदि किसी की विधवा पेंशन को दिक्कत आ रही है या उसको किसी भी प्रकार की समस्या जिला सैनिक बोर्ड में आ रही है, राज्य सैनिक बोर्ड में आ रही है, ईसीएचएस में आ रही है, सीएचडी में आ रही है या उसका पेंशन संबंधी सीधा पीसीडी में आ रही है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, उन सब चीजों को जानना होगा, उन सब के लिए जागरूक करना होगा। ये तो कोई बिछड़ जाता है तो उसकी मदद करना होगा। इसी को लेकर डीएसपी अकाउंट की मैं बार बार बात करता हूं कि बार बार हमारे पास इस तरीके का फोन आता है। इसके ऊपर आपने एक अवेयरनेस कार्यक्रम करना होगा। साथ ही आपने देश हित के, जैसे आपने देखा होगा नेशनल फ्लैग का आपने मोमेंटम देखा होगा, राष्ट्रभक्ति की बात हो गई, स्कूल में जाइए, बच्चों के साथ ये सब करिए। और जहां समाज को लगती है सैनिकों की जरूरत है, बिल्कुल आप सामने हमारे इलाके में बहुत सैनिक संगठन है और लगातार इस तरीके के काम कर रहे हैं। और जहां बात आती है लीडरशिप की तो भगवान चाहे, हमारी शुभकामनाएं कि हमारे जो नीचे लेवल पर, पंचायत लेवल पर हैं, नगर परिषद लेवल पर हैं, हमारे लड़के नेतृत्व करें, हमारे भाई नेतृत्व करें और समाज को सही दिशा और दशा दे सकते हैं। ये हमारी ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।